बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में हम आपको वो खबरें बताएंगे जो पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स ऐसी खबरें नहीं दे सकते क्योंकि उन पर सख्त किस्म की सेंसरशिप है, पाबंदी है, और जो भी कंटेंट वो दिया जाता है वो अप्रूव्ड कंटेंट होता है, मंजूर शुदा होता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं दे सकते। वो टॉक शोज़ हैं। हाँ, अलबत्ता आपको एक ही तरह का नैरेटिव मिलेगा, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ, इमरान खान मुखालिफ, और उसके अलावा आपको कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टीवी चैनल्स पे बुलाने से पहले उनको बताया भी जाता है और उनकी आवाज़ भी म्यूट कर दी जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नैरेटिव के मुताबिक और काउंटर नैरेटिव जब आ रहा होता है सरकार की तरफ से, उन आवाज़ों को भी म्यूट कर दिया जाता है, वो आवाज़ बंद कर दी जाती है ताकि पूरी गुफ्तगू ना जाए। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन किस्म की फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी की जद में है और एक गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, उमूर मुल्क चलाए जा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। चंद खबरें आपको मैं बताऊंगा जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इस वक्त क्या हो रहा है, और लार्जर पिक्चर जो है वो भी कोई अच्छी नहीं है। उसमें अभी तक जो मामलात हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की टेबल पर मौजूद हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान जो एक पर्सनालिटी क्लैश शुरू हो चुका है, और ये असूली लड़ाई नहीं है और ना ही आइन के तहत है ना ही कानून के तहत है। ये लड़ाई है जी पर्सनालिटी क्लैश की, और पर्सनालिटी क्लैश एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ, यानी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से वो बड़े कैटेगोरिकली बार बार कह रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप इस हद तक बढ़ गया है कि दूसरी तरफ से जो है वो कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान भर में ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, नज़रबंदियों का, गिरफ्तारियों का घरों से उठाया जा रहा है। और अब तो पहले तो साबिक वज़ीर आज़म जो है इमरान खान का पहले घर तोड़ा गया, दरवाज़ा तोड़ा गया, उनके अंदर घुसा गया। उसके बाद साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजा साहब का घर तोड़ा गया, उनके दरवाजे तोड़े गए, बख्तरबंद गाड़ियों से ड्राइंग रूम, बेडरूम तक पहुँच जाया गया। आज एक और वाक़या हुआ है, और वो हुआ है लाहौर में। साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जो पुरअसरार तौर पे जहाँ बहक हो गए थे बतौर आर्मी चीफ, वो वाहिद आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के 75 साल तारीख में जो सर्विंग थे, और सर्विंग आर्मी चीफ, हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के तौर पे उनकी डेथ हुई थी, और उस पर तहकीकात भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था कि आखिर क्या वजूहात हैं कि सर्विंग आर्मी चीफ और उनके इख्तलाफात उस वक्त हुए थे जनाब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर से, इसलिए भी बहुत सारे सवालात उस वक्त उठे थे। बहरहाल अब साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की जो एक एक्स आर्मी चीफ का घर है डिक्लेयर, वहाँ पे भी छापा मारा गया है और आसिफ नवाज जंजुआ की फैमिली मेंबर्स को भी उठा लिया गया है। और ये बात इस बात की तस्दीक की है रिटायर्ड फौजियों की तंजीम ने, रिटायर्ड फौजी अफसरों की तंजीम ने इस बात की तस्दीक की है, बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज भी इशू कर दिया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब को पहले ही हवालात में रखा गया था, उनकी बाकायदा तस्वीर भी जारी की गई थी, उनको हथकड़ियाँ भी लगाई गई, और इसी तरीके से दीगर जो हमारे रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग हैं, जो सज्जाद अनवर साहब हैं, सज्जाद साहब हैं, एडमिरल सज्जाद आई थिंक, वो भी आए थे एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, उन्होंने भी एहतजाज किया था। उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, और रिटायर्ड फौजी बुजुर्गों की फैमिलीज़ को भी अब उसमें रगड़ा जा रहा है। ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक आवाज़ को मैं एक आपको बताऊँ, बहुत ही एहतराम के साथ आपको बताऊँ हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्या इस तरीके से क्या हल होगा, क्योंकि आप सोच तो तब्दील नहीं कर सकते। और सोच क्या है? सोच है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को साफ़ सुथरी क़यादत देनी है, पाकिस्तान में जमहूरियत लेके आनी है, पाकिस्तान में एक साफ़ सुथरा निज़ाम लेके आना है, पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस हो और पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बने। ये सब के लिए जद्दोजहद हो रही थी। ये सब लोग जो हैं वो आइन के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात चाह रहे हैं। ये लोग अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया को भी गालियाँ दी जा रही हैं, जजेस को गालियाँ दी जा रही हैं। अब बाकायदा तौर पर जैसे ही हियरिंग फिक्स हुई है 23 तारीख को दोबारा
14 मई वाले इलेक्शन का, पंजाब इलेक्शन वाली तारीख जो फिक्स हुई है, दोबारा तारीख तय हुई है। अब फिर दोबारा जजेस को गालियां देना शुरू कर दी गई हैं। बाकायदा तौर पे जजों को गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं और उनको संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। संगीन नताइज की धमकियां बज़ाहिर और अंदर खाने भी, कि जनाब आप अपने आप को महदूद करें, आपको जो कहा जा रहा है वो करें, इसके अलावा आप कुछ ना करें, आप हमारी लाइन और लेंथ को समझें, हम जो आपको ब्रीफ कर रहे हैं उसको समझें। यहाँ तक एक सिस्टम, एक हाइब्रिड सिस्टम, एक जाली निज़ाम जो है वो मुसल्लत किया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ओपन कोर्ट में बता दिया, उन्होंने बता दिया अटॉर्नी जनरल को, सरकारी वकला को, कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये काले धब्बे जो हैं वो आपके मुंह पे रहेंगे, और जो कोई कर रहा है ये धब्बे जो हैं वो तारीख में लिखे जा रहे हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा और हम इंशाअल्लाह, हमें पता है कि हमारे खिलाफ हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है बाकायदा तौर पे, और हम टॉक शोज में बैठ के जाके जवाब नहीं दे सकते, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन हमें पता सब है कि हमारे खिलाफ जो जहां जैसे जैसे कर रहा है। लिहाजा ये पहला मौका है, मैं अपने नाजरीन को, पाकिस्तान के अवाम को, दुनिया भर को बताना चाहते हैं कि पहला मौका है कि पाकिस्तान की आला अदलिया जो है, पाकिस्तान की आला अदलिया को भी उतनी ही मुसीबतों का, वही धमकियों का सामना है जो एक जर्नलिस्ट को है, जो एक सियासतदान को है, जो एक अपोजिशन कारकुन को है, वही धमकियां एज इट इज, उससे भी कई ज्यादा धमकियां। ये पहला है कि ओपन खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं आला अदलिया को, और आला अदलिया के फैसलों को फाड़ कर फेंका जा रहा है कि जनाब हम ताकतवर हैं, आप जो मर्जी फैसला कर लें, आपने फैसला करना करें, हम मानते नहीं है, और एक उनको बेतौकीर किया जा रहा है। बहरहाल इसी तरीके से ये सब कुछ चीज़ें जो चल रही हैं, लेटेस्ट जो मैं आपको बता दूं कि 1 पॉइंट एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 1 पॉइंट एजेंडा है, और 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करना है, और वो उसने माइनस होना नहीं है। मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तारीख बड़ी बेरहम होती है सर, और तारीख जो है वो किसी को माफ़ नहीं करती। अपना नाम तारीख में अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में लिखवा के जाएं, और ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, इससे अपने आप को ला ताल्लुक़ करें, बाकायदा तौर पे ला ताल्लुक़ भी करें, और नज़र आए और कि वाकई आप अफवाज पाकिस्तान जो है उसका एक जो सही रूह है उसके अकॉर्डिंगली। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें हो रही हैं ये कुछ अच्छी नहीं है। आज इमरान खान साहब के घर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया, और सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन एक बहुत हवा खड़ा किया गया था, क्योंकि ये एक से एक ड्रामा बनाया गया था, और वो पहले से सारा कुछ तयशुदा था, लेकिन वो नाकाम हो गया। लेकिन सर्च ऑपरेशन किया गया, मीडिया मौजूद था, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, उनकी मौजूदगी में पुलिस भी थी, इंतजामिया भी थी, सब ने वो सब कुछ किया, देखा, देख के आ गए, और वहाँ से कुछ नहीं मिला। जाहिर है वहाँ कुछ होता तो मिलता। ये एक नया 9 मई के वाक़यात के बाद एक प्लस काम करना था कि जनाब हमें वहाँ से पता नहीं क्या क्या मिल गया है। और ये इस तरह का होता है, जैसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जब तैयारा हाईजैक जब अक्टूबर 99 हुआ, तो उस वक्त जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनको उठाया गया पीएम हाउस से, तो उसके बाद जंग की खबरें, जंग और न्यूज़ की खबरें सारे जाफर साहब ने दी थी। वो ज़रा खबरें पढ़ लेना कि उन खबरों में क्या क्या चीज़ें वहाँ से बरामद करवाई थी, वज़ीर आज़म हाउस से बरामद करवाई थी। तो वो जंग और दी न्यूज़ अखबार में छपी भी थी। तो ये सारा कुछ होता है। ये इस वक्त भी यही हो रहा है। इमरान खान साहब ये दर्द सर बना हुआ है, एक ईगो का इशू बना लिया है, अदरवाइज मामला कोई नहीं है। अब आते हैं, क्या अदालतों को काबू किया जा सकता है? क्या अदलिया काबू आ जाएगी? क्या पाकिस्तान के अवाम इन सारी चीज़ों को मान लेंगे? तो मेरे पास जो इत्तलात हैं वो यही है कि आला अदलिया ने जिसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं, जिसकी लीडरशिप उनके पास है, और वो पाक अदलिया के सिपा सलार हैं, वो पाक अदलिया के सिपा सलार बन चुके हैं, और उनकी जितनी भी तज़हीक और तौहीन की जा रही है, और उनके दीगर ऑनरेबल जजेस की जितनी भी तज़हीक की जा रही है और बेतौकीरी की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं जजेस को, तमाम जजेस आपस में इंटरलिंक हैं, आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ और आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे ये साइन मिला और आज मुझे ये साइन दिया गया। आज वो सारे के सारे आपस में राब्ते में। इसलिए आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का एक था जुमला, वो जब कोर्ट में कोई जाता है तो वो कहते हैं गुड टू सी यू। ये वो वकला को भी कहते हैं, और जो लोग उनके पास आते हैं जो भी वो उनको भी कहते हैं। तो गुड टू सी यू,
اور یہ باتیں انہوں نے شہباز کو بھی کہیں اور بلاول کو بھی کہیں اور مولانا کو بھی کہیں اور وکلا جو حکومتی وکلا ہیں ان کو بھی اور سرکاری وکلا ان کو بھی اور غیر سرکاری وکلا ان کو بھی، سب کو کہتے ہیں وہ ایک اچھے انسان ہیں، تحمل والے ہیں، بردبار ہیں اور دھیمے انداز میں سارا کام کرتے ہیں لیکن کام پورا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک عمران خان صاحب کو کہا تو اس پہ ایک بدتمیزی، ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، طوفان بدتمیزی کیا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں یہ ہوا ہے کہ اب تمام آنریبل ججز گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں۔ آج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کہا اور اس سے پہلے مختلف ججز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ججز نے کہنا شروع کر دیا ہے گڈ ٹو سی یو، یعنی وہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے اتنی عصبیت رکھتے ہیں تو عدلیہ کی بھی اتنی ہی عزت ہے، عدلیہ کے چیف کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی کسی اور کی۔ تو لہٰذا اب یہ زمانہ جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہم پاکستان میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ ریئیکشن ہو رہا ہے، مزاحمت ہو رہی ہے اور جواب دیا جا رہا ہے اور فیصلے تبدیل نہیں ہو رہے۔ اور اس کے باوجود عمران ریاض خان صاحب کا بھی آج یہی کچھ ہوا، ان کو بھی لاپتہ افراد میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا۔ ایک اور خبر آ جائیے، ایک تو سرچ آپریشن میں کچھ نہیں ہوا اور سرچ آپریشن مجھے لگتا ہے کہ یہ سرچ آپریشن نہیں تھا بلکہ یہ کچھ اور تھا، یہ اس کے عزائم، اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ وہ 40 دہشت گردوں والا تو ایک ڈرامہ رچانا تھا، وہ تو ہو گیا ختم، کیونکہ وہ پہلے سے ڈاکٹر طارق فضل والا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے، وہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ آنسو گیس پھینکیں گے، ایک دو بندے ماریں گے اور اس کے نتیجے میں واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد انٹرویوز چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر طارق فضل سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے قبل وقت، ان کو نہیں پتا تھا کہ ابھی آپریشن نہیں ہوا، کیونکہ طے شدہ پلان کے مطابق ہونا تھا، وہ اس کے اکارڈنگلی چلے گئے اور واپس انہوں نے پروگرام بھی کر دیا اور واپس آئے تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ اب یہ سرچ آپریشن نہیں تھا بلکہ یہ اسسمنٹ آپریشن تھا۔ یہ اسیس کرنے گئے تھے کہ گھر کس نوعیت کا ہے، کیسا ہے، دروازے کدھر ہیں، کھڑکیاں کدھر ہیں، اور ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ان کو مسئلہ ہوا ہوگا وہ ہے مراد سعید صاحب۔ مراد سعید صاحب کی بھی ان کو تلاش ہے، ان کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو مل نہیں رہے کیونکہ انہوں نے جو ویڈیوز کروائی تھیں وہ کافی میننگ فل تھیں اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ آخری ویڈیو ہو۔ اس کے بعد وہ کبھی کبھار اپیئر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ روپوش ہیں اور محفوظ جگہ پہ موجود ہوں گے کہیں بھی، تو ان کو بھی تلاش کرنے گئے تھے۔ یہ صرف اندر جائزہ لینے گئے تھے۔ پھر ایک اور خبر آئی جو کہ حکومت کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ ہے 72 ارکان قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ان کے استعفے جو ہیں، نوٹیفیکیشن اسپیکر کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی، دونوں نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں اور اب وہ ارکان قومی اسمبلی موجود ہیں، وہ جائیں گے اسپیکر کے سامنے اور جا کے اپنی پوزیشن واضح کریں گے۔ جو کہے گا میں نے استعفیٰ دے دیا ہے وہ واپس استعفیٰ ہو جائے گا، جو کہے گا میں نے استعفیٰ نہیں دیا وہ اسمبلی میں بیٹھے گا۔ تو اسپیکر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی فارغ کر دیا گیا کیونکہ اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں ہیں۔ باقی جو مقدمات ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ مقدمات درج ہوئے تھے، ان پہ بھی ان کی قبل از وقت گرفتاری ضمانتیں ہو چکی ہیں، 9 مئی کے واقعات کی بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب ملتان میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، شاہ محمود قریشی پہ بھی ہو گیا، اون بپی پہ بھی ہو گیا، فواد چودھری صاحب پہ بھی ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، جبکہ یہ سب کے سب لوگ گرفتار تھے، نظر بند تھے، انٹرنیٹ بند تھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ اس دن امور مملکت کس کے پاس تھے اور یہ سب کچھ کون کر رہا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جب ابھی تک عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے لیکن ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہی بہت سارے سرکاری افسران کے نام اور پولیٹیشینز کے نام ECL میں ڈال دیے گئے تھے۔ ڈاکٹر شہباز گل کا نام، شہزاد اکبر کا نام اور کابینہ کے دیگر ارکان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے تھے اور وزیر اعظم عمران خان تھے، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تھے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو یہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو یہ لڑائی عمران خان صاحب کی کے ساتھ آرمی چیف کی جو لڑائی ہے، یہ کوئی کیا رنگ اختیار کرے گی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر یہ لڑائی ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔